हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज से हम प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करेंगे। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। रोज़ाना हम एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहेगा, उसके ऑप्शन भी स्क्रीन पर रहेंगे। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को देखेंगे और अपना आंसर चूज करके अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। या कमेंट करके देना चाहते हो तो साथ साथ अपना कमेंट करके आंसर दे सकते हो। आंसर चुनने के लिए मैं आपको पूरा समय दूंगी और उस समय में आप अपने क्वेश्चन का आंसर चुनें, अपनी नोटबुक में लिखें या कमेंट करके आंसर दें। जब पेपर पूरा हो जाता है तो अंत में सभी अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करेंगे कमेंट करके। आइए अब हम पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, अणय वर्ण का उच्चारण स्थान है। विकल्प हमें दिए गए हैं तालु, मूर्धा, वर्तस्य, कंठ। इसमें से हमें आंसर देना है। हमारा आंसर हो जाएगा मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम वेव पुराणे पंडित मान वहंती पक श्रीफल शैल जिम वाहिरित भ्रमंती। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? पहला ऑप्शन है सरहप्पा, दूसरा है कणहप्पा, तीसरा है डोम्भिपा और चौथा है कुकरीपा। अपना आंसर चुनिए। हमारा आंसर हो जाएगा कणहप्पा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हमें दिया गया तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल और कबीरदास। फटाफट अपना आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द्वैतवाद के प्रणेता हैं। विकल्प है माधवाचारी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, रामानंद। अपना आंसर चूज कीजिए। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। ये जो चा है इसके साथ में रे और ये और लगा हुआ है और ये है माधवाचार्य। आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रोज तुल हकायक के रचयिता कौन है? विकल्प है शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? विकल्प हैं गवाल कवि, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट और सम्मन। अपना आंसर चूज कीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा पद्माकर भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? विकल्प हैं रसनिधि, वृंद कवि, भूपति, बेनी प्रवीण। अपना आंसर बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा बेनी प्रवीण। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मरदूत के रचनाकार हैं? विकल्प है सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। अपना आंसर बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। जब क्लास करवाई उस समय आपको एक कोड भी बताया गया था कि सत्यनारायण ने दूत भेजा, ब्रह्मर दूत। सत्यनारायण ने क्या भेजा? दूत भेजा। तो ब्रह्मर दूत किसकी हो जाएगी? हमारे सत्यनारायण की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत को उसको तुम भूल। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? विकल्प है वासना, काम, श्रद्धा, लज्जा। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, श्रद्धा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हण की राज तरंगिणी पर आधारित है? विकल्प है राजश्री, विशाखा, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा विशाख। दोस्तों विशाख है, यह है जयशंकर प्रसाद का नाटक है जिस पर कल्हण की राज तरंगिणी पर आधारित है। जो विशाख नाटक है ये कल्हण की राज तरंगिणी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? विकल्प है राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव की। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिकर्णिका के लेखक हैं? विकल्प है ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीदास, सूरजपाल चौहान। आंसर चुनिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। दोस्तों ये तुलसीदास नहीं है, इस दास को यहाँ से हटा दीजिएगा। यह है तुलसी राम। कवि का नाम क्या है? तुलसी राम। और आंसर भी क्या हो जाएगा? मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तुलसी राम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं? महाकाल उपन्यास के लेखक हैं? विकल्प है अमृत राय, दूसरा है अमृतलाल नागर, तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा है उदय शंकर भट्ट। अपना आंसर चूज कीजिए।
दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञानरंजन और सृंजय। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सृंजय। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? जो रूपक दिए गए हैं इनमें से आपको भाण चुनना है। पहला विकल्प है वैदिक हिंसा न हिंसा भवति, दूसरा है विश्वस्य विश्वोषधम, तीसरा है भारत दुर्दशा, चौथा है नील देवी। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा विश्वस्य विश्वोषधम। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है तथा कवि स्वयं अपने संगीत के प्रवाह में बह जाता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? सूरदास के बारे में ये कथन किसने कहे? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हरबंस लाल शर्मा। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते थे तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती थी, रूपकों की वर्षा होने लगती थी और संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है? भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है। विकल्प है अनुमितिवाद, दूसरा विकल्प है उत्पत्तिवाद, तीसरा है भुक्तिवाद, चौथा है अभिव्यक्तिवाद। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा भुक्तिवाद। दोस्तों जब क्लास करवाई तो आपको एक सूत्र बताया था, भट्ट नायक ने भुक्ति, अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। पूरा सूत्र कोड बनवाया था हमने। उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी। भट्ट नायक ने भुक्ति, भट्ट नायक का क्या हो जाएगा? भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति, अभिनव गुप्त का क्या हो जाएगा? अभिव्यक्तिवाद। उत्पत्तिवाद किसका था? उत्पत्ति की लोह लगी, लोह से हो जाएगा लोलट, तो उत्पत्तिवाद किसका था? लोलट का। शंकुक ने अनुमति दे दी तो शंकुक का क्या हो जाएगा? अनुमितिवाद। यहाँ पूछा गया भट्ट नायक का तो क्या होगा? भुक्तिवाद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन है हमारे पास कुंतक, दूसरा विश्वनाथ, तीसरा भामह और चौथा आनंदवर्धन। अपना आंसर चूज कीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा कुंतक। दोस्तों जब आपको करवाया गया क्लास करवाई गई तो आपको कोड याद करवाया गया था कि कुंतक जो है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कुंतक। देखो वक्रोक्ति को हमने बक्र बक्र बनाया था और कुंतक को कुत्ता बनाया था। कुत्ता कैसे भोंकता है? बक्र बक्र करता है ना। कुत्ता बक्र बक्र करता रहता है, भोंकता रहता है। तो जो कुंतक है वो उसका सिद्धांत कौन सा है? वक्रोक्ति सिद्धांत है, याद रहेगा हमें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजना, दोस्तों ये है अभिव्यंजना। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? विकल्प है कोलरिज, दूसरा है क्रोचे, तीसरा है टी.एस. इलियट और चौथा है मैथ्यू अर्नाल्ड। अपना आंसर चूज कीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा क्रोचे। देखिए जब आपको करवाया गया तो पढ़ाया गया क्लास में तो कोड बनवाया गया था अभिव्यंजना। देखो ये जो क्रोचे है ना, इसको हमने क्रोचना लिया था। और अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी तो पीछे की क्लास जाकर देखिएगा, पाश्चात्य काव्य शास्त्री और उनके सिद्धांत करवाए हुए हैं। तो देखो ये क्रोचे था हमारा, तो क्रोचे को हमने बनाया था क्रोचने से। पूरा कोड था कि जब हम कॉलेज चले जाते हैं तो कॉलेज जाकर हम क्रोचने लगते हैं, क्रोचने से हमने क्रोचे बनाया था। और जब क्रोचते हैं तो क्या होती है? अभिव्यंजना होती है। जब हम दीवार को क्रोचते हैं तो आवाज़ आती है ना, अभिव्यंजना होती है ना, गुंजायमान होते, व्यंजन जो होते उनकी आवाज़ निकलती है। तो बस याद रखिएगा कि अभिव्यंजनावाद किसका था? क्रोचे का था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं। प्रेमचंद और उनके युग के लेखक कौन से हैं? विकल्प है हंसराज रहबर, दूसरा है इंद्रनाथ मदान, तीसरा है नंदुलारे वाजपेयी, चौथा है रामविलास शर्मा। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प में हमारे पास है पुष्पदंत, अधैर्माण, स्वयंभू, हेमचंद्र। इनको कालक्रम के अनुसार रचना काल की दृष्टि से आपको सही क्रम में लगाना है। अपना आंसर चूज कीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। स्वयंभू, पुष्पदंत, अधैर्माण और हेमचंद्र। हमने देखा स्वयंभू कौन सी सदी के हैं? आपके 8वीं सदी के। पुष्पदंत कौन सी के हैं? 10वीं सदी के। अधैर्माण कौन सी के हैं? 11वीं सदी के। हेमचंद्र कौन सी सदी के हैं? 12वीं सदी के। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प में है बिहारी, देव, भिखारी दास, पद्माकर। इन चारों कवियों को आपको जन्म काल के आधार पर व्यवस्थित करना है। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों बिहारी कब के हैं? बिहारी का जन्म कब का है? 1500। बिहारी का जन्म कब का है? 1595। 1595
95। देव का जन्म कब का है? 1673। देव का कब का आता है? 1673 का आ जाता है। भिखारी दास का कब का है? 1750। भिखारी दास कब के हैं हमारे? 1750 के। पद्माकर कब के हैं? 1753 के। मैंने साइड में लिख दिया, उधर नहीं आ रहा था। बिहारी कब के हैं हमारे? बिहारी का जन्म कब का है? 1595। देव का है 1673। भिखारी दास का कब का है? 1750। पद्माकर का कब का है? 1753। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और गोपाल सिंह नेपाली। आपको सही आंसर देना है कि इन चारों कवियों को जन्म क्रम के अनुसार आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए ये विकल्प हमारे समक्ष हैं, अपना आंसर चूज कीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। गोपाल सिंह नेपाली की फिक्स डेट हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है गोपाल सिंह नेपाली का जन्म है ये 1911 का माना जाता है। नेपाली कब का माना जाता है? 1911 का। हरिवंश राय बच्चन कब के हैं? 1907 के। नरेंद्र शर्मा कब के हैं हमारे? 1913। रामेश्वर शुक्ल अंचल कब के हैं? 1915 के। अब आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा मैम नेपाली 1911 के हैं तो पहले कैसे आ गई? भाई इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कि जिसको मैं देखो, नेपाली का हमें कन्फ्यूजन है, नेपाली की फिक्स डेट हमें नहीं मिलती है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन 1907 के कन्फर्म है। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 का है और रामेश्वर शुक्ल अंचल का 1915 का है। अगर किसी भी विकल्प में हम देखते हैं तो इसके अलावा कोई विकल्प हमारा सही नहीं हो रहा है, इसलिए हम नेपाली को नेगलेक्ट करके चलेंगे और इन तीन के अनुसार अपना आंसर लगाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? हमें देखना है मैथिली शरण गुप्त की कृतियाँ जो हैं, इन कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? विकल्प है यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, साकेत। यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, साकेत। आपको इनका सही क्रम लगाना है, अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बुल। पंचवटी कब की है? 1925 की। पंचवटी 1925। साकेत 1931। यशोधरा 1932। यशोधरा 32। द्वापर 1936। पंचवटी कब की है? 1925 की। साकेत कब की है? 1931 की। यशोधरा 32 और द्वापर 36।
हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। ये काव्य संग्रह हमारे समक्ष दिए गए हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम हमें देखना है। विकल्प हमारे पास हैं, जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, बाग, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं। ये 4 काव्य संग्रह दिए गए हैं। इन चारों काव्य संग्रह को हमें प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से एडजस्ट करना है। अपना आंसर चुनिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अभी बिल्कुल अभी कब की है? 1960। देखो ये सभी जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? आपकी केदारनाथ सिंह की के काव्य संग्रह हैं। देखिए अभी बिल्कुल अभी कब का है? 1960 का। 1960। जमीन पक रही है कब का है? 1980। 1980। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं की डेट अभी फिक्स नहीं मिलती है। बाग कब का है? 1996 का। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी फॉर कैट। अभी बिल्कुल अभी कब का है? 1960 का है, 60 का। जमीन पक रही है 1980 का है और बाग कब का है? 1996 का है। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम होगा। नाटक दिए गए, इनका सही अनुक्रम आपको लगाना है प्रकाशन वर्ष के आधार पर। पहला है कोणार्क, दूसरा विकल्प नारद की वीणा, तीसरा अंधा कुआं, चौथा बकरी। चारों को आपको सही विकल्प के अनुसार लगाना है। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बुल। नारद की वीणा की फिक्स डेट मुझे नहीं मिली। कोणार्क की डेट है 1951। कोणार्क कब का है आपका? 1951 का। उसके बाद है अंधा कुआं 1955। बकरी 1974। आंसर क्या हो गया? बी फॉर बुल। नारद की वीणा की डेट मुझे याद नहीं आ रही है। कोणार्क की डेट है 1951, अंधा कुआं की है 1955 और बकरी की है 1974। हमारा आंसर भी हो जाएगा बी फॉर बुल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? विकल्प है पार्थिव परिकथा, दीर्घ तप, जुलूस, पलटू बाबू रोड। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं, इनका सही क्रम आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए पार्थिव परिकथा कब की है? 1957 की।
भारतीय परिकथा कब की है? 1957। दीर्घ तप लिखा हुआ है, ये दीर्घ तपा है। दीर्घ तपा कब का है? 1963। दीर्घ तपा 1963 का है। जुलूस 1965। पलटू बाबू रोड 1979, 79। भारतीय परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, बाबू पलटू रोड 1979। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रमेश चंद्र साहा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प है किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक, गोबर गणेश। ये 4 उपन्यास दिए गए हैं रमेश चंद्र साहा के। इनको आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार एडजस्ट करना है। अपने आंसर को चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डोक। देखिए, गोबर गणेश कब का है? 1978 का। गोबर गणेश कब का है? 1978 का। किस्सा गुलाम कब का है? 1986 का। किस्सा गुलाम 1986। पूर्वापर कब का है? पूर्वापर कब का है आपका? 1990 का। विनायक कब का है? 96। पूर्वापर 90 का है और विनायक कब का है? 96 का है। पुनः देखिए, गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, विनायक 1996। आंसर हो जाएगा D4 डोक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियवंदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतरवर्षी, शेष यात्रा। हमने कोड बनवाया हुआ है, चाहे उसके अनुसार आप एडजस्ट कर लें या फिर इनकी डेट के आधार पर आप इनको एडजस्ट कर दें। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। 55 खंबे लाल दीवारें कब का है? 1961 का। रुकोगी नहीं राधिका कब का है? 1967 का। शेष यात्रा कब का है? 1984 का। अंतरवर्षी कब का है? 2000 का। पचपन खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतरवर्षी 2000। डेट याद है, बहुत अच्छी बात है, डेट याद करनी चाहिए। नहीं याद है तो फिर ये कोड से आपको याद करवा रखे हैं, ट्रिक बनवा रखी है कि उषा प्रियवंदा है, अपने प्रिय से मिलने के लिए जाती है 55 खंबे लाल दीवारों से होती ही। 55 खंबे की जगह हमने क्या बनाया था? 61 खंबे याद रखेंगे ताकि डेट याद रह जाएगी हमें कब का है? 1961 का। तो उषा अपने प्रिय से मिलने जाती है 61 खंबे लाल दीवारों से होती हुई। तो कोई दूसरा व्यक्ति देखता, वो कहता अच्छा रुकोगी नहीं राधिका, अब शेष यात्रा हमारे साथ भी तो कर लो, अंतरवर्षी
तो इस कोड से भी आप याद कर सकते हैं। डेट याद है, बहुत अच्छी बात है, याद करनी चाहिए हमें। 55 खंबे से हम 61 खंबे बना रहे थे, तो ये 61 का हो जाएगा। कह रहा है रुकोगी नहीं राधिका, कितने रुके लगाता है? 6-7 रुके लगाता है ना। कह रहा है शेष यात्रा, अब जो बची हुई जो 84 किलोमीटर की यात्रा है ना, वो हमारे साथ कर लो। देखो देखो हमारे अंदर में तुम 2000 रूपों में बसी हुई हो। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? C फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम होगा। जो पाश्चात्य आलोचक दिए गए हैं उनको लेखन काल के आधार पर आपको एडजस्ट करना है। विकल्प में है वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, T.S. इलियट, I.A. रिचर्ड्स। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ थे, कब के हैं? 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ कब के हैं? 1770 के। क्रोचे कब के हैं? 1866। क्रोचे का कब माना जाता है? 1866। T.S. इलियट, इलियट का जन्म कब का है? 1888। आइए रिचर्ड्स, रिचर्ड्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1893। आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अगर ये आपको डेट याद नहीं रहती है तो कोड से भी मैंने करवा रखा है। सभी पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को कोड से एक वीडियो बना रखी है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, वहाँ बनाई हुई है। और आसान ट्रिक से हमने इनको याद किया था। जो मेन है मैं उनको दोहराती हूँ। देखो शुक्र है, प्लेट में खाना कौन खाते हैं? अरस्तु खाते हैं। पहले सुकरात आ जाएगा, फिर अरस्तु आ जाएगा हमारा। उसके बाद प्लेट में खाना अरस्तु खाते हैं। ये लुचे आदमी होते हैं, लुचे से लोंजाइनस आ जाएगा। लुचे आदमी होते हैं, इनसे हम डर जाते हैं, ड्राइडेन आ जाएगा। ड्राइडेन डर कर हम कहाँ क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं, वर्ड्सवर्थ आ जाएगा। वर्ड्स बोलते हुए कहाँ चले जाते हैं? कॉलेज चले जाते हैं, कोलरीज आ जाएगा। कॉलेज में जाकर क्या करते हैं हम? क्रोचने लगते हैं। कॉलेज में जाकर क्रोचने, तो देखो वर्ड्स बोलने के बाद कोलरीज को इन्होंने नहीं दिया, क्रोचे दिया, तो हम क्रोचने लगते हैं। क्रोचने लगते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं? इडियट कहते हैं। इडियट से क्या बनाया हमने? इलियट। इडियट कहते हैं, लेकिन हम तो क्या होते हैं? रिचर्ड्स होते हैं, धनवान होते हैं। तो रिचर्ड से क्या रहा? रिचर्ड। तो वर्ड्सवर्थ आ गया। वर्ड्स बोलते हुए कॉलेज गए, फिर क्रोचने लगे, लोग हमें इडियट कहने लगे और हम रिचर्ड हैं, हम तो धनवान थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। दो ही विकल्प यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला है चंदा, दूसरा नागमती, और सूची में दिया गया बिसल देवराशो, चंदायन, और अगला हमारे समक्ष रखा गया है राजमती, मालवणी। इधर दिया ढोलो मारूरा दोहा, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत। देखिए दो विकल्प यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसी के अनुसार हम आंसर चुनना चाहेंगे। राजमती किसकी रचना है? आंसर चूज कीजिए अपना। हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए पहला दिया गया था हमारे पास चंदा। चंदा जो पात्र है वो कौन सी रचना की पात्र है? चंदा किसकी है? चंदायन की। नागमती किसकी पात्र है आपकी? पृथ्वीराज
रासो की। राजमती किसकी है? बिसलदेव रासो की। मालवणी किसकी पात्र है? ढोला मारूरा दोहा की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित करना है हमें। सूची 1 में दिए गए हैं चंद्रवरदाई, 2 में बिहारी, जगनिक और भूषण। सूची 2 को देखें तो छत्रसाल है, परमाल है, जयसिंह है, पृथ्वीराज चौहान है और बिसलदेव है। इन सभी को हमें मिलान करना है कौन किसके साथ है। ये विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं, मिलान करके अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिए, चंद्रवरदाई ने किसकी रचना की थी? चंद्रवरदाई किसके शासनकाल में रहते थे? आश्रयदाताओं के साथ मैच करना है अपने को। चंद्रवरदाई किसके शासनकाल में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदाई किसके? पृथ्वीराज चौहान के। बिहारी किसके थे? जयसिंह के। जगनिक किसके दरबार में रहते थे? परमाल। भूषण किसके दरबार में रहते थे? छत्रसाल। दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है हमसे कि भूषण को कौन से राजा ने कंधा दिया, तो किसने? छत्रसाल ने दिया। हमारा आंसर जो था वो क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद और रेणुका। सूची 2 में दिया गया है लीलाधर जंगूढ़ी, रामधारी सिंह दिनकर, राजकमल चौधरी, नरेश सक्सेना, भवानी प्रसाद मिश्र। आपको मिलान करना है, मिलान कीजिए और अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। देखिए, मुक्ति प्रसंग किसका है? राजकमल चौधरी का। खुशबू के शिलालेख किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जंगूढ़ी। रेणुका, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर हो जाएगा B4 बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है आत्मजयी, खुटियों पर टंगे लोग, मगध, पहाड़ पर लालटेन। सूची 2 में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत, राजेश जोशी, कुंवर नारायण, मंगलेश डबराल। अपना आंसर चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग।
आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। देखिए मैच करना है। आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की। खुटियों पर टंगे लोग किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। मगध श्रीकांत की। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें काव्य पंक्तियां दी गई हैं और सूची 2 में उसके रचनाकार दिए गए हैं, हमें सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए कौन सा किसका है, फिर इसके विकल्प दिखाते हैं आपको। ये विकल्प आपके समक्ष हैं, देखिए। सूची 1 में है, पराधीन रहकर अपना सुख अशोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। दूसरी है, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ आग लगा दे। तीसरी है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। चौथी है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गवानी में पावन जबे लगी। इधर सूची 2 में दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास, नाथुराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अपना आंसर चूज कीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हम लोग रुके रहें और अपने क्वेश्चन सोल्व करते रहें। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। देखिए पहली पंक्ति थी, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। दूसरा, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ आग लगा दे। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। अगली देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चुका। किसकी थी? किसकी है? अयोध्या सिंह हरिओद की। नेक्स्ट है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गवानी में पावन जबे लगी। किसकी हो जाएगी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों ए के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिएगा, जो सी में 6 लिखा हुआ है इसको 5 बना लीजिएगा। जो सी में 6 है ये 6 नहीं है, इसको 1 को काट दीजिए, ये केवल क्या है आपका 5 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नाट्य गीत दिए गए हैं, इनके नाटकों के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मुकरियों की भीख जुटाई। मुकरियों की भीख लुटाई। दूसरा है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। अगली है, कसी कड़ी रूप को ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें, मन को कर मतवाला।
अगली है स्वर्ग है नहीं दूसरा, और सज्जन हृदय परम करुणामय यही एक है ठोर। सूची 2 में दिए गए अजात शत्रु, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, कामना, चंद्रगुप्त। ये नाट्य संवाद दिए गए हैं, गीत दिए गए हैं। इनको आपको नाटकों के पात्रों के साथ सुमेलित करना है, नाटकों के साथ सुमेलित करना है। कौन से नाटक की कौन सी का सा गीत है, कौन सी पंक्ति है। अपने आंसर को चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। आंसर C4 कैट देखिएगा। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित, मुकरियों की भीख लुटाई। कौन से नाटक से ली गई है? स्कंदगुप्त से। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। किससे लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी से। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा, इसमें मन होकर मत वाला। किससे ली गई है? चंद्रगुप्त से। स्वर्ग है नहीं दूसरा, और सज्जन हृदय परम करुणामय यही एक है ठोर। किससे ली गई है? स्कंदगुप्त से। आंसर हो जाएगा C4 कैट। दोस्तों पुनः देखिए, आंसर है C4 कैट। आह वेदना मिली विदाई किसकी थी? स्कंदगुप्त की। यौवन तेरी चंचल छाया किसकी है? ध्रुव स्वामिनी की। कैसी कड़ी रूप को ज्वाला किसकी है? चंद्रगुप्त की। स्वर्ग है तू नहीं दूसरा किसकी है? अजात शत्रु की। आंसर को ठीक कर लीजिएगा, आंसर होगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का उनके लेखकों के साथ सुमेलन करना है। सूची 1 में है आस्था और सौंदर्य, अपनी अपनी बीमारी, कला का जोखिम, तमाल के झरोखे से। सूची 2 में है निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा, हरिशंकर परसाई। आपको मिलान करना है निबंध संग्रह से उनके लेखकों का। अपना आंसर चूज कीजिए, मिलान करके देखिए। विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। अपनी नोटबुक में अपना विकल्प लिख लीजिएगा। मैं पुनः दिखाती हूँ। ये हमारे पास सूची 1 और सूची 2 है। दोनों सूचियों को सुमेलित करके अपनी नोटबुक में अपना आंसर लिखिए और विकल्प से उसका मिलान कीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। देखिए मैं मिलान करवा देती हूँ। आस्था और सौंदर्य किसका है? रामविलास शर्मा का। अपनी अपनी बीमारी किसका हो जाएगा? हरिशंकर परसाई का। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र का। हमारा विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? विकल्प सही हो जाएगा हमारा B4 बोल।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनमें चित्रित गांवों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल, गोदान। सूची 2 में है गंगोली, बेलारी, लखनपुर, मेरीगंज, शिवपालगंज। अपने आंसर को चूज कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। मैच कीजिए। देखिए, राग दरबारी में कौन से गांव का वर्णन दिया गया है? मेरीगंज का। आधा गांव में किसका है? गंगोली का। मैला आंचल में किसका है? मेरीगंज की कथा है। गोदान में किसका है? गोदान में किसका दिया गया है? बेलारी की कथा का वर्णन है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। संप्रदाय दिए गए हैं, आचार्य दिए गए हैं, हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि और रस। सूची 2 में दिया गया भरत मुनि, आनंदवर्धन, भामह, क्षेमेंद्र, कुंतक। हमें मिलान करना है, सुमेलित करना है और अपना सही विकल्प का चयन करना है। अपना आंसर को चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। देखिए, सुमेलित कीजिए। औचित्य सिद्धांत किसका है? क्षेमेंद्र का। हमने बड़े आसान कोड में याद किया था इसको कि तुम्हारा औचित्य ही क्या है जो हमें छेड़ते हो, तो छेड़ने से क्षेमेंद्र और औचित्य से औचित्य हो गया। वक्रोक्ति किसका है? कुंतक का। वक्रोक्ति को हमने क्या लिया? कुंतक को कुत्ता समझा था, कुत्ता बनाया। कुत्ता क्या करता है? बकर बकर करता है। ध्वनि किसका था? आनंदवर्धन का। अगर ध्वनि बोलते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। और रस सिद्धांत किसका था? भरत मुनि का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है चर्च एंड स्टेट, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, आर्स पोइटिका। सूची 2 में है मैथ्यू अर्नाल्ड, होरेस, कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, आई.ए. रिचर्ड्स। अब आपको आंसर का चूज करना है, सही विकल्प का। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। सही मिलान करके अपने सही विकल्प का चयन कीजिए।
चलिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। देखिए, चर्च एंड स्टेट किसकी है? कोलरिज की। हमने बड़े ही आसान कोड में इसको याद किया था कि अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे अनेक फ्रेंड बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं तो हमें एड्स हो जाती है, एड्स हो जाती है तो फिर हम अपने स्टेट के चर्च में जाते हैं, है ना, अपने स्टेट के चर्च में जाते हैं और वहाँ जाकर क्या करते हैं? कन्फ्रेंसिंग करते हैं। यही हमारी क्या बन जाती है? बेबी बायोग्राफी बन जाती है। तो बस ये सभी रचनाएं किसकी थी? कोलरिज की। तो हमारे पास दिया चर्च और स्टेट किसकी है? कोलरिज की है। उसके बाद में है लिटरेचर एंड ड्रामा, किसकी हो जाएगी? मैथ्यू अर्नाल्ड की। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स, किसकी आ जाएगी? रिचर्ड्स की। हमने बनाया था जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो पूरा फाउंडेशन ही मंगा लेते हैं, कोई वस्तु खरीदते नहीं, एक दो वस्तु नहीं, पूरा ही फाउंडेशन मंगा लेते हैं। उसके बाद है आर्स पोइटिका, ये किसकी हो जाएगी? हमारी होरेस की हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है तर्क और स्थापना से, कि हमें तर्क और स्थापना के आधार पर अपना आंसर देना है। दोस्तों इसकी स्थापना कट गई है, मैं बोल देती हूँ इसकी। दोस्तों छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसकी स्थापना कटी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 है, स्थापना है हमारी मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तर्क दिया गया है, इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मकता से नहीं। अब आपको देखना है कि स्थापना और तर्क दोनों सही हैं, एक सही है, दोनों गलत हैं, एक सही एक गलत है। इस हिसाब से अपना आंसर चूज करना है। आंसर का चयन कीजिए। कि दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। देखिएगा क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से। ये बात गलत है, केवल धर्म और इतिहास से नहीं होता है। रीजन दिया गया, इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण नहीं, केवल ऊपर कह रहा है केवल धर्म और इतिहास, और नीचे कह रहा है केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी। रचनात्मक स्वतंत्रता से भी होता है और केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण से भी नहीं होता है। तो इसके लिए ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापना है धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादन होता है। तर्क दिया गया, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। अपने आंसर को चयन कीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। दोनों ही कथन गलत हैं। देखिए पहला कहा इन्होंने कि धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य के प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, नहीं करते हैं। जो प्रतीक होते हैं वो विज्ञान की तरह एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते हैं, प्रसंग अनुसार उनका अर्थ बदल जाता है। तर्क दिया, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। हो सकता है पाठक और जो
प्रयोक्ता होते हैं उनके बीच में मतभेद हो सकता है, क्योंकि प्रतीक प्रसंग के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं और प्रसंग का सही अर्थ ग्रहण हर पाठक नहीं कर सकता है, इसलिए उनके बीच में मतभेद भी पाया जा सकता है। दोनों ही गलत हैं, स्थापना भी तर्क भी। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापना है काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति, सौंदर्य अनुभूति का उल्लेख प्राय समान अर्थ में किया जाता है। तर्क है क्योंकि सच्ची काव्य अनुभूति भावानुभूति से ही इम्प्रक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ए सही आर गलत। देखिए ए में कह रहा है काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्य अनुभूति का उल्लेख प्राय समान अर्थ में किया जाता है। बिल्कुल सही है, काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति, सौंदर्य अनुभूति सभी का उल्लेख प्राय समान अर्थ में ही किया जाता है, बहुत ज़्यादा इनमें अंतर नहीं होता है। तर्क करा क्योंकि सच्ची काव्य अनुभूति भावानुभूति से ही संप्रीत होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। तो यहाँ इन्होंने गलत दे दिया है कि जीवन की यथार्थ अनुभूति से भी होती है, इसलिए ए सही और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापना करिए विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता है। तर्क दिया गया क्योंकि विरोधों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। ए सही आर सही। हमारी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। आगे आ जाइए। आगे दोस्तों हमें दिया गया पैराग्राफ, आप इस पैराग्राफ को 1 मिनट के लिए पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। आपने पढ़ा इसको, आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा, डी फॉर डॉग, भक्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा अन्याय का दमन करने में कैसे समर्थ होते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा ए, लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, समाज कल्याण संभव हो पाता है यदि। दोस्तों मैं इनको थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, पढ़कर इसका आंसर दीजिए। 49 का हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। 49 का आंसर है डी फॉर डॉग। 50 देखिए,
मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है? हमारा आंसर हो जाएगा आकर्षण विधान। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ये विगत वर्षों का क्वेश्चन पेपर था, जिस समय 2 पेपर होते थे हमारे, 3 पेपर होते थे नेट के लिए, और हमारे सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन आते थे, मैंने वो पेपर आपको सोल्व करवाया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और ये 2019 तक के सभी पेपर हम सोल्व करेंगे। लेकिन आप सभी से कहना चाहूँगी कि अपना स्कोर अवश्य अभी सेंड कर दें। उसके लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ और 2 मिनट में सभी अपना स्कोर मुझे सेंड कर दें। कमेंट करके सभी अपना स्कोर सेंड कीजिए।